कैसे हो दोस्तों आप लोग। उम्मीद है सब कुछ बढ़िया होगा। आप घर पे बिंदास पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे हिंदी कहानी के उद्भव और विकास के बारे में। देखो यार, जब हम छोटे थे तो दादा दादी के पास सोते थे और उनसे क्या कहते थे कि दादा राजा वाली कहानी सुना दो। वो अच्छी नहीं लगती थी तो कहते थे वो रानी वाली कहानी सुना दो। तो देखो, अगर आपने भी अपने दादा दादी से रियल में कहानी सुनी है, कोई भी कहानी हो, तो एक लाइक तो बनता है और एक कहानी का नाम जरूर कमेंट कर देना जो आपके दादा दादी ने आपको सुनाया है बचपन में। ठीक है, तो आज हम लोग उसी का अध्ययन करने वाले हैं कि आखिर जो हमारे दादा दादी कहानी सुनाया करते थे वो कब लिखी गई या वो आई कहां से उनके मन में, वो कहां से पता चला उनको वो कहानी के बारे में। ठीक है, साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि हम जो हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य में दरअसल कहानी का वास्तविक प्रारंभ कब से हुआ और कहानी किस प्रकार धीरे 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 विकास करती गई और आज अपने विकास की चरमोत्कर्ष अवस्था में कैसे पहुंच गई। इसमें कितने कवियों का योगदान है, ठीक है, किस प्रकार की कहानियां किस किस युग में लिखी गई, उनमें से कौन कौन सी प्रमुख कहानियां हैं जिनसे परीक्षाओं में उपयोगी क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ देखेंगे। लेकिन उससे पहले कहानी का एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आखिर कहानी होता क्या है, इसके तत्व कितने होते हैं। इसके बारे में जब आपको पता रहेगा तो हम बात कर लेंगे कि कहानी का उद्भव और विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले कहानी देखते हैं कि कहानी है क्या। तो कहानी की विशेषता से आप जान सकते हैं कि कहानी क्या होता है। कहानी की पहली विशेषता होती है कि इसका जो कथा वस्तु होता है वह क्या होता है, संक्षिप्त होता है। कैसा होता है, संक्षिप्त होता है। संक्षिप्त का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा होता है, कम होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कहानी है, ऐसा नहीं। कहानी कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, दूसरी इसकी विशेषता होती है या अपने आप में कैसा होता है, अपने आप में पूर्ण होता है। अपने आप में क्या होता है, पूर्ण होता है। ठीक है, कहानी की तीसरी विशेषता क्या है, ये क्या होती है, घटना प्रधान होती है। कैसा होती है, घटना प्रधान, या यूं कहें किसी क्षण विशेष की मार्मिक अभ्यंजना करती है। क्या करती है, क्षण विशेष की। इस पंक्ति को ध्यान से समझिए, मेरे कहने का मतलब क्या है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये घटना प्रधान कहानियां होती हैं। इसका मैं अर्थ बताता हूं। जैसे देखिए, कहानी अगर मान लीजिए मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूं, ठीक है, आपको लेक्चर शूट कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। अब इस बीच हो क्या कि मैं जो लाइट ये जल रही है ये बुझ जाए, यानी कहें तो लाइट चली जाए, तो क्या होगा कि मेरी यहाँ पे वीडियो शूटिंग रुक जाएगी। अगर मैं कहानी लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा कि मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा था, फिर ये हुआ, लाइट चली गई, फिर मैं फिर पढ़ने लगा, फिर कुछ डिटेल्स इकट्ठे किया, ये सब। तो ये क्या हुआ, मेरे साथ घटना घट गई कि मैं जब लेक्चर रिकॉर्ड करने वाला था उस वक्त लाइट चली गई। तो ये जो घटनाएं घटित होती हैं, किसी राजा के साथ युद्ध में घटना घटित हो जाता है पहले के जमाना में, ठीक है, किसी की अंगुली कट जा रही है, किसी की रानी के साथ कुछ घटना घट जा रहा है, किसी की मंत्री के साथ घटना घट रहा है, उसके जीवन में खुद का कुछ घटना घट रहा है। तो जो घटनाएं घटती थी दरअसल वे एक घटना के रूप के ऊपर पूरी कहानी लिख दी जाती थी संक्षिप्त रूप में। तो वे एक प्रकार की कहानी का रूप हुआ करता था। दूसरा बात करें क्षण विशेष। क्षण विशेष का मतलब यह है कि आपके जीवन में कोई ऐसा क्षण आया थोड़े समय के लिए जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुआ या दुख हुआ या कुछ ना कुछ आपको मतलब अंतर भावना से आपको कुछ ना कुछ भावनाएं जागृत हुई, क्षण विशेष उसे कहते हैं। इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी कहानियां लिखी गई। तो कहानी या तो घटना प्रधान होती है या क्षण विशेष की मार्मिक अभ्यंजना करती है। और एक चौथी विशेषता इसी से जुड़ी हुई है, कहानी संक्षिप्त होते हुए भी अपना पूर्ण प्रभाव छोड़ती है। क्या होती है, संक्षिप्त होती है परंतु संक्षिप्त होते हुए परंतु क्या करती है, अपना पूर्ण प्रभाव छोड़ती है। क्या करती है, अपना पूर्ण प्रभाव छोड़ती है। यानी कि दोस्तों जैसे मान लीजिए, देखिए क्या होगा, कोई कहानी है आपने पढ़ा, बहुत छोटी होगी, लेकिन जब उसको आप ध्यान से रियलाइज करते हो तो क्या होती है, अपना पूर्ण प्रभाव छोड़ती है, आपको सोचने में मजबूर कर देती है। आपके समाज की यथार्थ चित्रण होता है वह कहानी, या कहें आपकी सामाजिक समस्याओं के ऊपर भी हो सकता है, राष्ट्रीय समस्याओं के ऊपर हो सकता है, आपकी व्यक्तिगत समस्याओं के ऊपर हो सकता है। तो कहानी को जब आप पढ़ते हो ना तो वो किसी न किसी उद्देश्य से लिखा जाता है। दरअसल आपको कहानी का एक और रूप बता देते हैं, कहानी दरअसल मनोरंजन के लिए ही नहीं बल्कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी लिखा जाता है। मनोरंजन, या तो कहानी का मनोरंजन उद्देश्य होता है कि केवल इसका मनोरंजन उद्देश्य है, या तो वो क्या होता है, कोई ना कोई विशेष उद्देश्य दे, विशेष काम के लिए विशेष उद्देश्य उसका होता है।
तो ये सब थी कुछ कहानी की विशेषताएं। ठीक है, अब इसके हम बात कर लेते हैं तत्व के बारे में। ठीक है, आइए बात करते हैं कहानी के तत्व। कहानी के तत्व अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले कहानी के कुल कितने तत्व माने गए हैं? कुल दोस्तों माने गए हैं 6 तत्व। कहानी कुल 6 तत्वों में होता है। कोई भी कहानी आप पढ़ेंगे 6 से ज्यादा तत्व उसमें नहीं होंगे, और यही वो 6 तत्व हैं जो कहानी को एक प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित करते हैं, और उसमें मतलब लगता है कि ये कहानी उच्च कोटि की है। ठीक है, पहली इसकी तत्व जो है वो क्या है? कथा वस्तु। कथा वस्तु दोस्तों जो होता है, इसको आप एक प्रकार से हिंदी में आपने एक शब्द सुना होगा प्रस्तावना, जिसे हम प्रारूप बोलते हैं। यानी देखिए कथा वस्तु क्या होता है, कहानी में कैसे कैसे क्या क्या हुआ, क्या लिखना है, इसकी एक कथा होती है, उसी को कथा वस्तु कहते हैं, जिसे आप अधिकांशतः सारांश समझ सकते हैं। तो ये कथा वस्तु होती है। लेखक क्या करता है, अपने माइंड में पहले कथा को सोचता है कि आखिर इसमें हम जो लिखेंगे इसमें कैसे कैसे घटना घटित होगी, फिर कैसे कैसे कौन कौन सा पात्र होगा, कौन कौन सी बातें करेगा, फिर किस प्रकार कहानी मोड़ लेगी, फिर किस प्रकार वह मतलब जुड़ेगी। ठीक है, तो ये कथा वस्तु होती है। बिना कथा वस्तु के कोई कहानी नहीं हो सकती। दुनिया की कोई भी कहानी बिना कथा वस्तु की नहीं है। ठीक है, कथा वस्तु के भी 4 भाग होते हैं। ठीक है, क्या होती है? कथा वस्तु के 4 भाग होती है। कौन कौन सा भाग होता है, ध्यान दीजिएगा ध्यान से। ठीक है, पहला होता है आरंभ, जिसमें आप देखते हैं कहानी का आरंभ होता है। आपने देखा होगा कभी कभी कहानी क्या होता है, लड़ाई झगड़े से प्रारंभ हुआ, कभी होता है कि मैं अचानक मैं यहाँ बैठा था, कभी हुआ कि बारिश हो रही थी। तो जिस जहां से कहानी प्रारंभ होता है ना, जिस जगह से कहानी प्रारंभ होता है उसको आरंभ कहा जाता है। ठीक है, आरंभ होने के बाद कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जिसको हम क्या कहते हैं, आरोह कहते हैं। ठीक है, कहानी जब धीरे 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 बढ़ती है तो कहानी में कुछ ना कुछ बिग होता है। बिग का मतलब है कि यह है कि कहानी अपने चरमोत्कर्ष अवस्था में पहुंचती है, अपने अंतिम अवस्था में पहुंचती है, जहां पर उसका मुख्य उद्देश्य केंद्रित होता है। कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है वो किस जगह पे दिखाई देता है? अपने चरमोत्कर्ष अवस्था में। यानी जब धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो उसका एक आता है चरमोत्कर्ष अवस्था। यह भी कहा है कथा वस्तु का तीसरा भाग है। और चौथा क्या होता है? अवरोह। अब देखिए आरोह का मतलब होता है, आपने आरोह और अवरोह पढ़ा, आरोह और अवरोह गणित में भी पढ़ा होगा। आरोह को कहते हैं बढ़ते क्रम में, अवरोह को कहते हैं घटते क्रम में। ठीक है, तो अवरोह का मतलब ये हुआ कि जब कहानी अपने चरमोत्कर्ष अवस्था में पहुंच जाती है, यानी जो कवि का उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाता है, तो किस प्रकार वो कहानी को, जो शुरू उसकी कहानी है जहां से वो आरंभ करता है, वहां से किस प्रकार मतलब जोड़ता है, वो चीज दिखाई देती है। जैसे चरमोत्कर्ष अवस्था से कहानी को किस प्रकार फिर से धीरे धीरे ला करके प्रथम अवस्था से जोड़ दिया जाता है, वह क्या होती है? अवरोह होती है। एक प्रकार से कहें कहानी एक सर्कल होती है। मान लीजिए यहां से कहानी प्रारंभ हुआ तो ये प्रारंभ हुआ, यहां से धीरे धीरे चल के ये आरोह हुआ, आरोह के बाद ये मान लीजिए मतलब उत्कर्ष अवस्था है, यहां से फिर आरोह करके ये कहा जाएगा, प्रारंभ अवस्था में आ जाता है। ठीक है, मतलब कि एक लेखक जो होता है कथा वस्तु को 4 भागों में लिखता है, आरंभ करके फिर अवरोह में जाता है, फिर उसके उत्कर्ष अवस्था में पहुंचता है, फिर उत्कर्ष अवस्था से धीरे धीरे डाउन करते हुए अवरोह करते हुए आरंभ में फिर से जोड़ देता है। जब ये चारों चीज अच्छे से हुए रहते हैं तभी कहानी अच्छे से कलापूर्ण मानी जाती है, और दोस्तों उस कहानी में जान होता है। ठीक है, कोई भी कहानी उठा के देखोगे जो आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा, आप इन चारों को देखोगे उसमें पा जाओगे। सबसे पहले आरंभ उसमें देखोगे, फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ेगी, फिर एक समय आएगा कि उसमें कहानी में बहुत बड़ा काम होने लगेगा, उससे कहते हैं चरमोत्कर्ष अवस्था। उसके बाद आप देखेंगे कि उसके बाद धीरे 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 सभी पात्र जो हैं वो आपस में मिलजुल रहे हैं, यानी उनकी जो मानसिकता है वो मिलती रहती है, फिर एक कहानी खत्म हो जाता है। ठीक है, कथा वस्तु के बाद दोस्तों जो दूसरी इसकी विशेषता है वो क्या है? चरित्र चित्रण। क्या है? चरित्र चित्रण। ये क्या है देखिएगा, देखिए चरित्र चित्रण क्या है? कहानी के अंदर जो पात्र होते हैं वे किस प्रकार आप उनके गुण हैं और कितने दोष हैं, जब उसको आप देखते हो तो वही होता है चरित्र चित्रण। मान लीजिए कहानी में कोई पात्र है जो बहुत ज्यादा गुस्सैल है, बुद्धिमान नहीं है, वह कैसा है? मूर्ख है, तो आप उसका चरित्र चित्रण में क्या लिखेंगे कि महामूर्ख था। ठीक है, तो जो पात्रों की
जो स्वभाव है उसको व्यक्त करता है, वही चरित्र चित्रण कहलाता है। ठीक है, यानी जो पात्र उसके अंदर प्रयुक्त किए जाते हैं उनका गुण और दोष का मूल्यांकन क्या कहलाता है? चरित्र चित्रण कहलाता है। और चरित्र चित्रण के अभाव में कहानी अच्छी नहीं लगती, हो ही नहीं सकती। क्योंकि भाई देखिए, आपने किसी पात्र को, अब अगर आप सोचिए आप कहानी लाए, पात्र ही नहीं है उसके अंदर, तो आप कहानी अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, कोई ना कोई पात्र तो होना चाहिए। कोई पात्र नहीं है तो कथानक, जो कथा कहने वाला है, लेखक खुद ही एक पात्र हो जाता है किसी किसी कहानी में। आपने देखा होगा बहुत सारी कहानी। ठीक है, तो चरित्र चित्रण क्या होता है? कहानी का दूसरा सबसे बड़ा तत्व होता है। तीसरी जो तत्व होती है दोस्तों, वो क्या होती है? कथावस्तु हो गया, चरित्र चित्रण हो गया। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि आपकी कहानी में भाषा शैली क्या आती है? भाषा शैली। भाषा शैली आप मान लीजिए दोस्तों, क्या होता है, कोई भी लेखक जिस समाज का होता है उसी प्रकार की भाषा शैली का उपयोग करता है। मान लीजिए जैसे प्रेमचंद थे, तो प्रेमचंद की जितनी भी कहानी आप देखोगे दोस्तों, वो यथार्थवादी दृष्टि की है, वो सामाजिकता के ऊपर है, वो समाज की समस्याओं का चित्रण करती है, निम्न वर्ग का शोषण जिस प्रकार हो रहा था उसका चित्रण करती है। तो उसमें देखेंगे कि उसमें जो भाषा है ना, वो व्यक्ति की भाषा है, व्यक्ति विशेष की भाषा है, गांव की भाषा है, उसमें देखेंगे तो। ठीक है, तो जो लेखक होते हैं अपनी भाषा को वातावरण के अनुकूल भाषा प्रदान करते हैं, जिससे क्या हो कि ना कहानी का भावार्थ समझने में जो पाठक है उसको दिक्कत ना हो, वह समझ सके। आपने कई कहानी पढ़ा होगा जिसमें आप देखेंगे कि खड़ी बोली का प्रयोग करते हुए वो कहानी लिखी जाती है, लेकिन बीच बीच में अगर कहीं ऐसा समय आ जाता है कि कहानी गांव में आ जाती है, तो आप देखेंगे कि उसमें गांव के जो पात्र होते हैं वो गांव वाली भाषा में ही बात करते हैं, जिसे हम अवधी कह सकते हैं या गांव की भाषा कह सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग जगह की अलग अलग गांव की भाषा है जिसे हम बोली बोलते हैं। तो वो कहानी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। सारी कहानी का आपको खड़ी बोली मिलेगी, लेकिन जो गांव के जो पात्र होंगे उनका जो संवाद होगा वो कहां पे देखने को मिलेगा? भाषा शैली उसकी गांव वाली हो जाएगी। ठीक है, क्रम से नहीं बता रहा हूं, ये थोड़ा टूट रहा है। ठीक है, चौथी चीज आप देख लीजिएगा, संवाद होता है। क्या होता है? संवाद। संवाद क्या है? संवाद एक ऐसी चीज है जो कहानी में साजीवता लाती है। क्या लाती है? साजीवता। कहानी को कलापूर्ण बनाने में सहयोग करती है। कोई कहानी लाए, उसमें दो पात्र आपस में कुछ अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो पढ़ने में मजा आता है। तो संवाद जो होता है वे पात्रों के मानसिकता का प्रदर्शक होता है। यानी जब संवाद जो होता है, अगर दो पात्र आपस में बातें करते हैं तो उनकी मानसिक सोच क्या है, वो किस प्रकार के सोच रखते हैं, उसको उजागर करता है संवाद। इसलिए संवाद कहानी में बहुत महत्वपूर्ण होता है। पांचवा दोस्तों जो होता है वो होता है वातावरण। क्या होता है? वातावरण। अब वातावरण से क्या तात्पर्य है? वातावरण से तात्पर्य यह है दोस्तों कि कोई भी कहानी लिखी जाती है तो दोस्तों उसके पात्र के अनुसार उसका वातावरण के बारे में भी लिखा जाता है। वातावरण जैसे धीरे धीरे बारिश हो रही थी, झोपड़ी थी, ये थी वो थी, वातावरण के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे पेड़ था, पेड़ में छांव थे, पेड़ के नीचे छांव थे, ये हुआ वो हुआ, पेड़ से ये गिर रहा था वो गिर रहा था, यानी वातावरण का फूल थे। ऐसे आपने बहुत सारा पढ़ा होगा। वातावरण का चित्रण होता है। वातावरण का चित्रण इसलिए होता है क्योंकि वातावरण जो होता है कहानी में सजीवता ला देता है। लगता है कहानी नहीं सही है। अगर आप किसी गांव का वर्णन कर रहे हैं और अगर आप वहां पे लिख देंगे कि इस गांव में बड़ी बड़ी फ्लैट हैं, यहाँ जहाज उतरता है, रेलगाड़ी है, तो कहां से लगेगा कि ये गांव का चित्रण है? भाई गांव की कहानी है तो उसमें नजर आना चाहिए कि गांव में झोपड़ी है लोगों की। ठीक है, वे एक छोटे से घर में 6-7 लोग गुजारा कर रहे हैं, मड़ई है, उन पशुपालन करने के लिए अलग जगह उनके पास नहीं है, सामने ही कर रहे हैं। यानी गांव की जो स्थिति है उसको दर्शाओ ना भाई। जब तक वो प्रदर्शित नहीं होगी लगेगा कैसे? इसीलिए कहानी में वातावरण जो होता है वो सजीवता लाता है कि कहानी कितनी अधिक है, कितना अच्छा है। कहानी देखो, कहानी कल्पित होते हुए भी यथार्थ दिखा देता है वातावरण के नाम पे। वातावरण और संवाद और भाषा शैली जो होते हैं ये सारे मिलकर के क्या करते हैं? कल्पित कहानी भी यथार्थ है ऐसा सोचने में मजबूर कर देते हैं। अगर सोचिए कोई कथानक है, कोई भी कल्पित कहानी है, लेकिन उसका वातावरण गांव का फुल है, पूरा गांव का है। अगर आप गांव के हैं, आपके गांव में जो जो चीजें दिख रही हैं वो कहानी के अंदर मौजूद है, तो आपको लगेगा नहीं कहानी यार एकदम सही है, बिल्कुल सही है। जैसे प्रेमचंद की कहानी अगर आप कफन पढ़ेंगे तो इसमें घीसू और माधव 2 नाम के व्यक्ति होते हैं, तो उनकी जो आपस में संवाद है, उनका जो कार्य करने की शैली है,
उनके जो सोचने का भाव है, वो जिस प्रकार कफन के पैसे को भी मंदिरालय में जाकर के खाना खा जाते हैं, उन सबको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि नहीं यार, ये एक सही सही गांव के जीवन का यथार्थ चित्रण करता है। ठीक है, तो वो चीज आपको देखने मिलेगा। और वातावरण आप जैसे वहां पे देखेंगे कि प्रसव वेदना से वो बहुत ज्यादा मतलब कि चिल्ला रही है, ठीक है, रात है, अंधेरा है, ये सब आप देखेंगे, शाम हो गई है, तो ये सब देखेंगे तो वातावरण ही तो है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, छठवीं दोस्तों जो अंतिम चीज है वो क्या है? उद्देश्य। आप देखिए, उद्देश्य, कोई भी कहानी लिखा जाएगा बिना उद्देश्य के नहीं लिखा जाता। सिंपल बात है, आप भी कोई काम करते हो तो उसके पीछे उद्देश्य है। आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके पीछे भी उद्देश्य है कि आज आप कहानी के बारे में सब कुछ जान जाओगे, जीरो से जान जाओगे और आप आने वाली परीक्षाओं में टॉप कर जाओगे। ठीक है, तो किसी बिना उद्देश्य के निरुद्देश्य कोई कहानी नहीं होती है, कोई ना कोई कहानी का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो कहानी का मुख्य उद्देश्य देखो काफी बार माना गया है कि मनोरंजन होता है, लेकिन कहानी का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन होता तो है, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ कहानी जो होती है काफी अच्छे अच्छे उद्देश्य दे देती है। आपने अगर प्राचीन कथाओं को आप सुनोगे तो उसमें धार्मिक, सामाजिक, हर प्रकार के आपको उद्देश्य मिलेंगे, विशेष ज्ञान मिलेगा। ठीक है, जो बड़े बड़े संत महात्मा हुए वो धर्म के प्रचार के लिए कहानी का ही उपयोग करते थे। अगर आप हिंदू हैं या आप भारत में रहते हैं, अगर आप एक चीज देखें, जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, अगर उसके पीछे गहन अध्ययन करेंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि उसके पीछे एक कहानी है। कहीं ना कहीं जो त्योहार मनाए जाते हैं वो वैज्ञानिक रूप से कुछ ना कुछ उद्देश्य है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य है, बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं है। और देखो बड़ी बात यह है कि जैसे हमारे यहाँ कोई त्योहार मनाया जाता है तो अगर ये कहा जाए जैसे जैसे हवन करो, अब हवन आपसे कहा जाए कि अब हवन करो बिना किसी उद्देश्य के, तो आप नहीं करेंगे। लेकिन इसके साइंस का रीजन क्या है कि अगर आप यज्ञ करते हो, आप हवन करते हो, तो वायु शुद्ध हो, वायु क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। ठीक है, ये चीज है साइंस की। अब मैं आपको बोलूं कि आप यज्ञ करो, आप हवन करो, नहीं करोगे। लेकिन वहीं पर कहानी धर्म जो धर्म प्रचारक थे उन्होंने जोड़ दिया कि यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, हवन करना चाहिए भगवान का। ठीक है, ये सब जोड़ दिया, तो अब भगवान के नाम पे आप करेंगे, भगवान के नाम पे करेंगे, होलिकोत्सव मनाएंगे, होलिका दहन होगी, जब होगी तो वायु शुद्ध होगा। भाई यही तो कारण है, इसलिए हर प्रकार का क्या होता है, कहानी का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको देखो बहुत जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं यार, हर एक चीज सिखा रहा हूं, एक एक चीजों से परिचित करा रहा हूं। ठीक है, चलो ये सब तो हम लोग जान गए। अब हम मेन चीज में आते हैं, जो है हमारा हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। अब हम बात करेंगे कि हिंदी कहानी का उद्भव कैसे हुआ। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कहानी जो है, कहानी जो मनुष्य है ना, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, ये आपको पता है। आप छोटे से बच्चों को देख लीजिए, उनके अंदर इतनी जिज्ञासा होती है कि वो कोई भी चीज को देखेंगे, ये क्या है, वो क्या है, ये काम कैसे करता है, वो काम कैसे करता है, ये हो जाए तो क्या होगा, वो हो जाए तो क्या होगा, अनेक प्रकार के प्रश्न करते रहते हैं। और फिर आप क्या करते हो, उनको कुछ ना कुछ अच्छे आंसर देकर उनको संतुष्ट करते हो। तो एक प्रकार से कहानी जो होती है वो क्या है, जिज्ञासा का क्या है, फल रूप है, जिज्ञासा का फल रूप है। आपके मन में कुछ जानने की इच्छा हुई, आपको कुछ दिमाग से आंसर आया, जो आंसर आया वही कहानी है। ठीक है, तो ये चीज जान के रखिएगा। यानी अगर ये कहानी जिज्ञासा का प्रतिफलन है या कहें फल है, तो निश्चित रूप से जिज्ञासा मनुष्य के पैदा होते ही आ जाता है। इसका मतलब कहानी का भी जो विकास है वो मनुष्य के पैदा होते ही हो गया। मनुष्य पैदा कब हुआ? बहुत साल पहले। यानी कहानी भी क्या है, बहुत साल पहले से है। ठीक है, कोई नई नई है नहीं। हमने क्या देखा, दादा दादी हमारे कहानी सुनाया करते थे। यही नहीं, अन्य चीजों में भी हमको कहानी देखने को मिलता है। मेन चीज मैं आपको लाता हूं जहां से आप चाहते हो पढ़ना। हिंदी कहानी का वास्तविक प्रारंभ जो माना जाता है, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक प्रारंभ माना जाता है भारतीय युग से। कहां से माना जाता है? भारतीय युग से। भारतीय युग से माना जाता है।
अब इसका आपको ईस्वी भी पता होना चाहिए, तो 1900 ईस्वी से, ठीक है। भारतेंदु युग से हिंदी कहानी का वास्तविक प्रारंभ माना जाता है। लेकिन क्या इससे पहले कहानी नहीं थी? थी यार भाई, थी कहानी। अलिफ लैला देखा है आपने, प्रेम प्रसंग है, कहानी ही तो थी। बीरबल, बीरबल की कहानियां तो आपने अक्सर सुना होगा भाई, कहानियां ही तो थी। इसके साथ साथ अनेक राजागढ़ हुए। मध्यकाल में देखिए जितने राजा राज किए हैं उनकी कुछ ना कुछ कहानियां हैं, महाराणा प्रताप की कुछ ना कुछ कहानियां हैं। कसम से भाई, भारतेंद्र युग से पहले भी बहुत सारे प्रकार की कहानियां हैं। हमारे ऋग्वेद में, हमारे लौकिक संस्कृत में, हमारे पाली में, हमारे प्राकृत में, हर एक भाषा में कहानी मिलती है। लेकिन कहानी का रूप अलग होता है, कथा के रूप में मिलता है, उपाख्यान के रूप में मिलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहानी जो है, कहानी का जो स्वरूप है वो हमको भारतेंद्र से पूर्व युग में भी मिलता है। कहां पे मिलता है? भारतेंद्र से पूर्व युग में भी मिलता है, ठीक है। लेकिन मेन बात यह है कि हिंदी साहित्य में भारतेंद्र युग से माना जाता है प्रारंभ। और ये जो कहानियां थी भारतेंद्र युग से पूर्व की जो कहानियां थी वो मौलिक हुआ करती थी। एक प्रकार से कहें जो धर्म प्रचारक होते थे वे कहानी का यूज कर लिया करते थे धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है, किसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए कहानी कहते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भारतेंद्र से पूर्व की जो कहानियां हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम आप देख लीजिए, या जितने भी प्रकार के नीति शतकम है, या जितने भी प्रकार के नीति ग्रंथ हैं, सबको देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं कथा के रूप में, उपाख्यान के रूप में, कहानी के रूप में ही है। तो भारतेंद्र पूर्व युग से पहले कहानी थी। अब देखिए कई सारे कहानी आई होंगी, नाम तो आपको भी याद करना होगा, नाम यहाँ पे हम बताने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कहानी जो है बहुत दिन से है, लेकिन कहानी का वास्तविक प्रारंभ कब से माना जाता है? भारतेंद्र से पूर्व युग की। कुछ चीजें जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने योग्य बातें हैं, भारतेंद्र से पूर्व की जो कहानियां हैं उनमें राजा भोज का सपना हो गया, ठीक है, और एक दो और कहानियां हैं जो आई थी, तो उन लोगों को माना नहीं गया कहानी, क्योंकि ये लोग नाना नानी वाली कहानियां ही थी, ठीक है। काफी बार देखो, अभी फर्स्ट कहानी किसको माना गया इस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं भारतेंद्र युग की। अब यहां से कहानी स्टार्ट हो गई। अब प्रथम कहानी कौन सी है? देखिए, किशोरीलाल गोस्वामी की, किशोरीलाल गोस्वामी, इनकी कहानी जो है वो है इंदुमती। कौन सी कहानी है? इंदुमती। और इसी को हिंदी कहानी का प्रथम कहानी माना जाता है, हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी माना जाता है। यह है किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती। लेकिन कुछ आलोचकों ने यह कहा कि ये इंदुमती पहली कहानी नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि इस पर जो है, इस पर एक कहानीकार है जिनका नाम है शेक्सपियर। अंग्रेजी में बहुत बड़ा नाम है शेक्सपियर। उनका एक क्या है, नाटक है जिसका नाम है टेम्पेस्ट। क्या नाम है? टेम्पेस्ट। इसका क्या हुआ? प्रभाव है इसमें। कुछ लोग मानते हैं कि शेक्सपियर के टेम्पेस्ट जो नाटक है उसका प्रभाव इंदुमती में देखने को मिलता है, इसलिए ये कहानी भी हम नहीं मान सकते कि हिंदी की प्रथम कहानी है। लेकिन सर्वथा यही कहानी मानी जाती है। अगर आपको कहीं भी एग्जाम में पूछी जाती है हिंदी साहित्य की पहली कहानी, तो आपको इंदुमती ही लगाना है। बाकी कुछ और भी कहानियां हैं, जैसे 11 वर्ष का समय भी कुछ लोग मान लेते हैं पहली कहानी है। कुछ लोग एक टोकरी भर मिट्टी को मान लेते हैं जो माधवराव सप्रे का है, 1904 में आया था, ठीक है। कुछ लोग दुलाई वाली मान लेते हैं, 1907 में आया, ठीक है। कुछ लोग ग्राम कहानी को मान लेते हैं जो जयशंकर प्रसाद का है, उसको मान लेते हैं। लेकिन जो सर्वथा माना गया है वह किशोरीलाल गोस्वामी का इंदुमती ही है, ठीक है। अब देखिए, भारतेंद्र युग में क्या हुआ? कहानी का प्रारंभ हुआ। इसका मतलब कहानी किस अवस्था में था? रेंगने की अवस्था में। भाई कोई चीज शुरुआत हो रही है, नई विधा आई है, तो यार अब लेखक आकर्षित होंगे इसके प्रति, कुछ ना कुछ इसमें देखेंगे, फिर लिखेंगे, ठीक है। इसलिए ये किस अवस्था में थी इस कहानी? रेंगने की अवस्था में, ठीक है। इस युग में कुछ कहानियां बहुत ज्यादा प्रचलित हुई, बहुत ज्यादा मजा आया उनको पढ़ के, या कहें तो यूं उन्होंने बहुत बड़ी प्रसिद्धि हासिल की। उन कहानियों की लिस्ट में अगर हम देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कहानी में आता है इंदुमती, जो खुद ही है। इंदुमती के बाद आता है
11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय, ये किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी, ये किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कौन सा? चंद्रदेव से मेरी बातें, चंद्रदेव से मेरी बातें, ये कैसी रचना है? ये दुलाई वाली की रचना है, लेकिन सरस्वती पत्रिका में आई थी 1904 में। और इसमें क्या हुआ है? अंग्रेजी शासक, अंग्रेजी शासन और उनकी पद्धतियों पर क्या किया गया है? व्यंग्यात्मक व्यंग किया गया है, राजनीतिक व्यंग किया गया है लॉर्ड कर्जन के ऊपर, जिनको आधुनिक भारत का प्रभु का दर्जा दिया गया था, उनके ऊपर व्यंग करती है। कौन? दुलाई वाली, जिनकी पूरा अरे यार सॉरी, दुलाई वाली तो रचना है बंग महिला की, तो ये बंग महिला की ही रचना है, सॉरी। ठीक है, तो बंग महिला का पूरा नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष, ये भी याद रखना। ठीक है, इसके बाद और भी कहानियां आती हैं भाई, और कहानियों में आप देखेंगे चंद्रदेव से मेरी बातें हो गई, रक्षाबंधन आता है। ठीक है, रक्षाबंधन आता है। ठीक है, इसके बाद आता है पंडित पंडितानी, पंडित पंडितानी, ये भी आता है। ठीक है, राखी बंद भाई आता है, राखी बंद भाई। तो ये कुछ कहानियां हैं जो इस काल में बहुत ज्यादा प्रचलित हुई, बहुत मजा आया इनको पढ़ के। इनका प्रकाशन वर्ष भी आप लोग अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पूछे जाते हैं, प्लस इनके जो रचनाकार हैं इनका भी नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अगर इनकी कहानियां, जो ये कहानियां लिखा हूं, इनके रचनाकार को आप जान जाएंगे तो भारतीय युग में जो प्रमुख कहानीकार हैं उनका नाम भी जान जाएंगे। जैसे इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक टोकरी भटमी माधवराव सप्रे, चंद्रदेव से मेरी बातें, आपको यहाँ पर राजेंद्र बाला घोष बंग महिला देखने मिल जाती है। इन्हीं का दुलाई वाली है, वो भी देखने मिल जाता है। रक्षाबंधन आपको विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का देखने मिल जाता है। पंडित पंडितानी गौरीदत्त वाजपेयी का देखने मिल जाता है। राखी बंद भाई वृंदावन लाल वर्मा का देखने मिल जाता है। ठीक है, इस प्रकार जितने भी कवि का नाम मैंने बोला, ये कवि कौन है? प्रमुख कवि है भारतीय युग के कहानी के। ठीक है, अब देखिए भारतीय युग की तो बात हो गई। ठीक है, अब इसको हटा दो, क्योंकि ये विकास की पहली अवस्था थी। अब मेन चीज देखो, कहानी के विकास को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला भाग स्वतंत्रता से पूर्व की हिंदी कहानी, दूसरा भाग क्या होगा? स्वतंत्रता के बाद की हिंदी कहानी, जिन्हें हम स्वतंत्रता हिंदी कहानी बोल सकते हैं, और स्वतंत्रता से पूर्व की हिंदी कहानी। अब इसमें और बड़ी बात, ध्यान देने वाली बात है, स्वतंत्रता के पूर्व की हिंदी कहानी को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग आपको देखने मिलता है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। दूसरा भाग आपको देखने को मिलता है प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। तीसरा प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। यानी हिंदी कहानी में देखेंगे तो प्रेमचंद का नाम बहुत बड़ा है, इसीलिए उनके नाम पे युग आ गया, तो उनको 3 भागों में बांट दिया गया कि प्रेमचंद युग से पूर्व की हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी और प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। इधर स्वतंत्रता के बाद की कहानी का भी 3 भाग हो जाता है, जिसको हम वर्गों में बांटते हैं, जिनका क्या है? प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है, मैं बात करने वाला हूं अभी सबसे पहले प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। ठीक है, अब देखिए, जितना अभी हमने चर्चा किया था भारतीय युग के बारे में, जितनी कहानियों के बारे में, वो सब प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी का ही विषय था। तो इसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इसमें एक चीज जानिए कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी जो है वह रेंगने की अवस्था में थी। ठीक है, इतना जान लीजिए, जितनी भी कहानी का नाम बताया सब इसी में आएंगे, जितने भी रचनाकार बताया सब इसी में आएंगे। ठीक है, अब दूसरा भाग जो आता है वो आता है प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। ठीक है,
प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी में देखिए, प्रेमचंद के आने से हिंदी कहानी को एक नई दिशा मिली, एक नया सूत्र मिला, एक नया सूत्रधार मिला, कहिए एक नया युग मिल गया समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रेमचंद आए तो कहानी को एक नई जगह ले गए। जो कहानी रेंगने की अवस्था में थी उसको अपने दम पे खड़ा किया, उसको दौड़ाया, विकास की गति में लाके खड़ा किया, तो वो विकास में अग्रसर हुआ कहानी। ठीक है, तो प्रेमचंद को श्रेय जाता है कहानी को आगे बढ़ाने का, कहानी को विकसित करने का, कहानी को अपने आप में विकसित और प्रभावशाली बनाने का। ठीक है, मुख्य रूप से प्रेमचंद ने समाज के बारे में कहानियां लिखी हैं, सामाजिक जो समस्याएं थी। दूसरा, जो निम्न वर्ग का चित्रण किया है, निम्न वर्ग का और मध्यम वर्ग का चित्रण किया है, जिनमें उनका शोषण दिखाया गया है कि किस प्रकार महान लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, साहूजन हैं या धनी लोग हैं, वो किस प्रकार निम्न वर्ग का और मध्यम वर्ग का शोषण करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों सबसे बड़ी विशेषता इनकी कहानियों की है यथार्थवादी दृष्टि। यथार्थवादी दृष्टि, देखो होता क्या है, इनकी जितनी भी कहानियां पढ़ोगे वो यथार्थ है। आप अपने गांव में, आप अपने अगल बगल, आप अपने कस्बों में, आप अपने महानगर में, जहां पे भी आप रहते हो, इनकी कहानी पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये बात आएगा दिमाग में कि यार ये जो बोल रहे हैं, ये जो लिखे हैं वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो इनकी कहानियों में दोस्तों बहुत ज्यादा इनकी कहानियां फेमस हैं। जैसे इनकी कहानियां कफन बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, कफन तो आपके सिलेबस में भी है बीए में। बाकी इनकी जितनी भी कहानियां हैं, सौत कहानी इनकी पहली आई थी। इनका सोजे वतन कहानी आया था 1908 में, कहानी संग्रह है। उसको अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, जब्त कर लिया। क्यों जब्त कर लिया, उनको लगा कि ये क्या करेगा, आंदोलन करा देंगे। ठीक है, ये कहानियां क्या करा देंगी, आंदोलन करा देंगी, इसलिए बंद हो गया। एक प्रकार से कहें तो प्रेमचंद युग में प्रेमचंद ने जो काम किया वो कोई कर नहीं सकता। निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के साथ जो खड़े रहे वो वैसा कोई लिख नहीं सकता। सामाजिक समस्याओं का बहुत ही अच्छे रूप से चित्रण किया। ठीक है, इनकी कहानियों के नाम आप याद कर लीजिएगा, उसका प्रकाशन वर्ष भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रेमचंद युगीन में दूसरे जो कवि हैं दोस्तों वो कौन है, जयशंकर प्रसाद। इनका नाम अद्वितीय है। प्रेमचंद युग में दूसरे अद्वितीय जो कवि हैं कहानी के क्षेत्र में वो जयशंकर प्रसाद ही हैं। एक तरफ प्रेमचंद जो यथार्थवादी दृष्टि में लिखते थे, वहीं जयशंकर प्रसाद क्या करते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से लिखते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि मतलब इनकी जितनी भी रचनाएं प्रसाद की उठा के देखोगे आपको ऐतिहासिक दृष्टि मिलेगा। बीते हुए कल को ये आज वर्तमान से जोड़ते हैं और जो चीज हम भूल गए हैं उसकी भी याद दिलाते हैं। जो हम नीरस सोच करके भूल गए हैं उसमें ये रस भरते हुए नजर आते हैं। तो इनकी कहानियां जो हैं, जैसे व्रतभंग हो गया, ठीक है, गुंडा हो गया, मछुआ हो गया, जब आप पढ़ेंगे ना लगेगा आपको कि ये अतीत के बहुत बड़े एक भक्त हैं। समझ लीजिए, ये अतीत की चीजों को उठा के वर्तमान में लाते हैं और ऐतिहासिकता से जोड़ जोड़ के जितनी भी चीजें लिखे हैं, कहानी लिखे हैं, सब लिखे हैं। ठीक है, तो इनका भी नाम बहुत बड़ा है। ठीक है, अब तीसरी जो बात है वो है प्रेमचंदोत्तर कहानी। प्रेमचंदोत्तर कहानी में दोस्तों जो सबसे ज्यादा नाम आता है वो किसका आता है, जैनेन्द्र कुमार का। किसका नाम आता है, जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार ने किया का कहानी के क्षेत्र में, इन्होंने कहानी को घटना स्थल से उठा करके चरित्र और मनोवैज्ञानिक स्तर पर लाया। क्या किया, जैनेन्द्र कुमार ने कहानी को कहां से उठाया, घटना स्तर से उठा करके चरित्र और मनोवैज्ञानिक स्तर पर लाने का प्रयास किया। इसलिए जैनेन्द्र कुमार का नाम मतलब कि प्रेमचंदोत्तर में बहुत ज्यादा आता है कि प्रेमचंदोत्तर के बाद हिंदी कहानी को नया आयाम देने में जैनेन्द्र कुमार का नाम सर्वथा मतलब आगे है। ठीक है, घटना प्रधान मतलब कि दोस्तों अभी तक जो कहानियां होती थी प्रेमचंद युग में या प्रेमचंद से पहले के युग में, वो किसी घटना पे लिखी जाती थी। जैसे किसी मजदूर के साथ कोई शोषण हो जाता था तो उसमें कोई समस्या थी, उसमें कहीं ना कहीं घटना प्रधान कहानी होती थी। लेकिन जैनेन्द्र कुमार ने क्या किया, अब घटना प्रधान कहानी को हटा करके घटना प्रधान से कहानी को उठा करके चरित्र और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पे ला दिया कि नहीं, जो कहानी है यथार्थवादी तो रहो लेकिन मनोवैज्ञानिक सोचो, दिमाग से भी कुछ सोचो, उसका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए किसी कहानी का।
तो इन्होंने लाने का प्रयास किया। इनकी जो कहानियां हैं दोस्तों, इसमें आप देखेंगे खेल है, हत्या है, और एक दिन है, पाजेब है। पढ़ते पढ़ते आप मतलब आपको लगेगा कि नहीं यार कसम से मतलब क्या ही लेखक थे यार, खतरनाक थे। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है इनकी रचनाएं। आप प्रकाशन वर्ष के साथ साथ रट लीजिए, पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए जयनंद कुमार तो इसके समझ लो अच्छे व्यक्ति ही थे, मतलब कहानी को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। इसके साथ साथ प्रेमचंद के बाद ना जितने भी कवि थे ना दो भाग में बढ़ गए। दो भाग में कैसे बढ़ गए उसको ध्यान से देखिए। प्रेमचंदोत्तर कहानी जो होती है दो भाग में बढ़ जाती है। पहला भाग वे होते हैं जो प्रेमचंद के बहिर्मुखी को आधार बना के कहानी लिखते हैं। बहिर्मुखी से आशय यह है कि जैसे प्रेमचंद जी क्या करते थे, समाज में जो उनको दिखता था कि यार ये समस्या है, डायरेक्ट उस पर बिना किसी जटिल भाषा के सरल भाषा में उस पर कहानी लिख देते थे। ठीक है, तो उनके बाहर से पूरी चीज दिख जाती थी, तो उसको आधार बना के कुछ लोग कहानी लिखे। दूसरे जो कहानी लिखने वाले थे वे जयशंकर प्रसाद के अंतर्मुखी को आधार बनाया। अब आप बोलेंगे अंतर्मुखी का मतलब क्या है? मैंने आपको पहले बताया जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक दृष्टि से लिखते थे कहानी अपना। तो कहीं ना कहीं ये जब ऐतिहासिक दृष्टि से कहानी लिखते थे या कुछ भी लिखते थे तो क्या होता था, इनकी कुछ ना कुछ सोच होती थी जो उसके बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करने के बाद पता चलती थी। तो इस प्रकार कुछ लोग हुए जो जयशंकर के अंतर्मुखी, यानी उनके कहने के अंदर जो वो कह रहे हैं उसके अंदर क्या भाव छिपा है लेखक का, वो चीज सोचते थे, उसी को लिखने का प्रयास करते थे। यानी ये यूं कहें कि जयशंकर प्रसाद की तरह ही काव्य लिखे या कहानी लिखे। ठीक है, अब प्रेमचंद की तरह जो लिखे, प्रेमचंद को जो लिखे, इस पे जो नाम आता है सारे लेखक कहा जाता है। जो भी है, तीन लेखक को छोड़ दीजिए, जयशंकर प्रसाद के अंतर्मुखी को तीन लेखक बनाते हैं। एक तो जैनेन्द्र जो जयशंकर प्रसाद के अंतर्मुखी को आजमाते हैं, इलाचंद जोशी, और तीसरा अज्ञेय। ये तीन जो है ये ही केवल जयशंकर प्रसाद के अंतर्मुखी को लेकर कहानी लिखते हैं। बाकी जितने भी हैं आप सबको ले लीजिए, वे क्या करते हैं, बहिर्मुखी आधार बना लेते हैं। ठीक है, तो आप वृंदावन लाल वर्मा हो गए या जो भी हैं आप उनको आप उसमें रख सकते हैं। ठीक है, आप नाम याद कर लीजिएगा। अब आता है स्वतंत्रता के बाद। एक चीज और कि आपको थोड़ा सा समय पता होना चाहिए। तो प्रेमचंद से पूर्व की हिंदी कहानी का जो समय है वह 1900 से लेकर 1915 है। यानी यूं कहे इंदुमती से लेकर उसने कहा था तक के समय को हिंदी कहानी का आधार काल आप मान सकते हैं, या यूं कहे प्रेमचंद से पूर्व की हिंदी कहानी मान सकते हैं। 1916 से लेकर 1936 20 साल ये क्या है, प्रेमचंद युग है। और 1936 से लेकर 1947 ये कौन सा युग है, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। तो ये तीन आपका जो टाइमिंग है वो आप याद कर लीजिएगा, इससे भी रिलेटेड प्रश्न आते हैं। ठीक है, और अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद की हिंदी कहानी। तो स्वतंत्रता के बाद की हिंदी कहानी शुरू कब से होती है, 1954 से। कब से शुरू होती है, 1954 से। अब आप बोलेंगे 1947 से लेकर 1954 के बीच का काल कहाँ गया। तो देखिए इस बीच में भी कुछ कहानियां लिखी गई, लेकिन इस समय क्या होता था कि उतनी ज्यादा नहीं आई, इसलिए एक नए सिरे से कहानी का जो गठन होता है, एक नए प्रकार नवीन दृष्टि से कहानी जो लिखी गई वह 1954 से स्टार्ट होती है। इसलिए स्वतंत्रता के बाद की जो हिंदी कहानी है उसका प्रारंभ 1954 से माना जाता है। और नई कहानी का प्रथम कहानी किसे माना जाता है, यह भी एक प्रश्न उठता है। तो यह दोस्तों डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार, डॉक्टर नामवर सिंह किस कहानी को माने हैं, परिंदे कहानी को। और परिंदे कहानी किसका है दोस्तों, निर्मल वर्मा का। किसका है, निर्मल वर्मा। तो आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि 1954 में स्वतंत्रता के बाद की हिंदी कहानी का प्रारंभ होता है, यानी नई कहानी का प्रारंभ युग 1954 से होता है। और डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार निर्मल वर्मा की जो परिंदे कहानी है वो नई कहानी की प्रथम कहानी मानी जाती है। आप इसका भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब नई कहानी में देखिए दोस्तों बहुत सारे लेखक हो गए, क्योंकि 1954 के आसपास
मानो हिंदी कहानी के क्षेत्र में एक बाढ़ सी आई, जिसमें बहुत सारे लेखक हुए, बहुत प्रकार के मतलब कहानी लिखी गई अलग अलग विषयों पे। कोई सामाजिक लिखता, कोई दार्शनिक लिखता, कोई मतलब घटना प्रधान लिखता, कोई प्रतीक प्रधान लिखता, इस प्रकार की कहानी आने लगी। ठीक है, कोई मनोवैज्ञानिक कहानी लिखता। तो स्वतंत्रता के बाद की जो कहानियां थी उनको 3 वर्ग में बांट दिया गया, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। अब ध्यान दीजिएगा, प्रथम वर्ग में कौन कौन सी कहानियां आती थी। प्रथम वर्ग में वे कहानियां आती थी जो महानगरीय जीवन की घुटन एवं संत्रास का वर्णन करती थी। कहने का मतलब यह है कि प्रथम वर्ग की वो कहानियां आई स्वतंत्रता के बाद जिन कहानियों में महानगर की घुटन एवं संत्रास का वर्णन था। यानी महानगर, जो बड़े बड़े नगर होते हैं, महानगर होते हैं, उनमें जो जीवन है, जो लोग रह रहे हैं, किस प्रकार घुटन और संत्रास का जीवन जी रहे हैं, उसका जो वर्णन करता था, जिस कहानी में उसका वर्णन मिलता था, वह कहानी प्रथम वर्ग में आने लगी। ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर द्वितीय वर्ग की जो कहानी लिखी गई, आप देखिएगा ध्यान से, इसमें कस्बों का लिखा गया। क्या? कस्बों जीवन, कस्बे के जीवन पे जो कहानी लिखी गई, कस्बे के जीवन में। कस्बा क्या है? जहां पर गांव और महानगर या शहर दोनों जगह के लोग रहते हो, दोनों जगह की संस्कृति का समन्वय जहां पर होता है, मिश्रण जहां देखने मिलता है, वह होता है कस्बा। कस्बा में आप गांव के भी व्यक्ति देख पाएंगे, शहरों के भी व्यक्ति देख पाएंगे। तो ऐसा जगह जहां पर दोनों प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, दोनों प्रकार की संस्कृति का मिश्रण देखने मिलता है, वह क्या है? कस्बा है। और ऐसी रचनाएं जिनमें कस्बाई जनजीवन का घुटन और संत्रास का वर्णन होता था, वह द्वितीय वर्ग की कहानियां आती थी। ठीक है। तृतीय वर्ग की कहानियों में कौन सा आता है? तृतीय वर्ग की कहानियों में आंचलिक कहानियां आती थी। क्या आती है? आंचलिक कहानियां। आंचलिक कहानियों में आपको पता है फणीश्वर नाथ रेणु का बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, तो वो आंचलिक कहानियों के लिए जाने जाते हैं। अब आप चाहें तो प्रथम वर्ग की कहानियां, द्वितीय वर्ग की कहानियां और तृतीय वर्ग कहानियां, इनकी 2-2, 3-3 उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप प्रथम वर्ग की कहानी देखेंगे तो महानगरीय जीवन की घुटन और संत्रास में है। ठीक है, तो इसमें डिप्टी कलेक्ट्री, दोपहर का भोजन, ये सब कहानियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। द्वितीय वर्ग की कहानियां कस्बे के जीवन का देखें तो अमृत राय का है कस्बे का एक दिन, बहुत ही ज्यादा फेमस है, आप उसको ले सकते हैं। तृतीय वर्ग की कहानियों में फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल बहुत ही ज्यादा फेमस है, आप उसको ले सकते हैं। जितने भी चीजें मैं बोल रहा हूं अक्सर यहाँ पे नोट कम कर पा रहा हूं, तो आप लोग रफ पेन से यूज कर लीजिए। तो आज मैंने जो पढ़ा ना, वो हिंदी कहानी का उद्भव और विकास था, यही कुल है। इसमें जो चीज छूटे हैं वो ये है कि जितनी भी रचनाएं हैं कुछ कवि के, वो मैंने बताए नहीं है, तो आप उनको खुद से पढ़ लीजिएगा, खुद से याद कर लीजिएगा प्रकाशन वर्ष के साथ साथ, क्योंकि नेट, जेआरएफ, टेट, सुपरटेट हर जगह प्रकाशन वर्ष पूछ लेता है। ठीक है, उनके पात्र पूछ लेता है, तो जब आप पढ़ेंगे तो पात्र आपको पता होगा, लेकिन फिलहाल के लिए रचनाएं किनकी है और किस वर्ग में आती है, या स्वतंत्रता से पूर्व में आती है तो प्रेमचंद युग में आती है, कि उससे पूर्व में आती है, कि प्रेमचंदोत्तर में आती है, ये सब थोड़ा ध्यान में रखिएगा। किस कहानीकार का है और कौन सा कहानीकार किस जगह पे फिट बैठता है, प्रेमचंद युग में फिट बैठता है कि प्रेमचंद से पूर्व के युग में फिट बैठता है कि प्रेमचंदोत्तर युग में फिट बैठता है, ये सब भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक चीज जो आपको बताना भूल गया, जो छोटी सी बात है, स्टार्टिंग में भी मुझे बता देना चाहिए था। हिंदी कहानी अगर हम देखें दोस्तों, तो शॉर्ट स्टोरी जो हमको मिलती थी, संक्षिप्त कहानी होती है, शॉर्ट स्टोरी जो बहुत छोटी होती थी, इसके जो जन्मदाता है ना, इनके जन्मदाता अमेरिकन प्रोफेसर माने जाते हैं, जिनका नाम है एडगर एलन पो। क्या नाम है? एडगर एलन पो। ये नाम आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शॉर्ट स्टोरी के जन्मदाता कौन है, तो एडगर एलन पो। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संक्षिप्त कहानी का जो पहला वर्णन है या कहें तो पहला प्रयोग है, वो कहाँ मिलता है, तो प्रेमचंद अपनी कहानी में करते हैं, या कहें तो अपने एक कहानी लिखे थे जिसके जो शुरू में लिखा जाता है ना बताने के लिए, उसमें अब इन्होंने यूज किया था प्रेमचंद ने। ठीक है, मजा आया ना आपको यार? उम्मीद है। देखो यार, सिर दर्द करने लगा, लगातार सोचो, बिना रुके हुए, बिना ब्रेक के 1 से 1.5 घंटे की क्लास चल गई, सिर दर्द करने लगा। प्लीज यार लाइक जरूर कर देना मेहनत को यार, पता ना आगे इन फ्यूचर कहाँ तक मंजिल जाएगी, लेकिन अभी जिस हालत में हूँ यार, सपोर्ट तो बनता है भाई, आगे चल के भूलेंगे नहीं यार, सपोर्ट तो बनता है। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो फिर से आएगी उपन्यास के ऊपर। जय हिंद।